नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों स्टूडेंट में देखने वाले हैं एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी का जो आज आपके एग्जाम हुआ है 15 मार्च 2023 को प्रथम शिफ्ट में। इस शिफ्ट में जीके प्लस साइंस के टोटल 50 के आसपास सवाल पूछे गए हैं और प्रत्येक सेक्शन में 25 सवाल है। 200 सवाल का आपकी पेपर था और पेपर में कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। साथ साथ स्कोर जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है स्क्रीन पर स्कोर शो हो जाता है कि आपके कितने सवाल यहाँ से करेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 30 सवाल यहाँ पर 50 में से मैक्सिमम सवाल है 30 सवाल एकदम रियल और ऑथेंटिक सवाल बताने वाला हूँ। काफ़ी एफर्ट लगा है, बहुत कम कैंडिडेट ने टेलीग्राम पर डायरेक्ट सवाल सेंड किए उनको वेरीफाई वगैरह करने में। तो जो कैंडिडेट न्यू है, आने वाले शिफ्ट में एमपी पटवारी का एग्जाम है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा होगा। ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही देखेंगे आने वाले शिफ्ट में, यहाँ से सवाल रिपीट हो सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में से पूछे जा सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका एग्जाम कब है और जिन्होंने आज एग्जाम दिया है कितना आपका स्कोर हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, इतने एक साथ रियल क्वेश्चंस हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेंगे, वो भी बिना किसी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। डायरेक्टली मैं सवालों की ओर ले चलता हूँ। सवाल नंबर 1 है, साइंस के कुछ सवाल देखते हैं शुरुआत में। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड सभी को पता है। फ़ारेनहाइट में आपके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने से पूछ ले तो F-32/9 बराबर C/5 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो आप। यानी C में यदि 37 है तो इसको 37 रखिएगा और F का मान आप निकाल सकते हो। अगला सवाल है, किस तत्व का सिंबल Pu है? आवर्त सारणी का कौन सा एलिमेंट है जिसका सिंबल Pu है? तो ये एलिमेंट का परमाणु क्रमांक Z = 94 वाला है, प्लूटोनियम इसका नाम है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखें। उससे पहले न्यू कैंडिडेट हैं जो मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, एग्जाम में आपको पता है समय कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल हर एग्जाम में समय काफ़ी कम रहता है और सवाल ज़्यादा रहते हैं, तो कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए क्या रणनीति होती है, आपने क्या प्रैक्टिस की है ऑनलाइन एग्जाम में। ऑनलाइन यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो अपने फ़ोन वगैरह कंप्यूटर वगैरह से। पहले ही मॉक टेस्ट जितने हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है 14 से 15 मार्च, आज लास्ट डे है, जिसमें आप यदि टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ 269 में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल जाता है। तो आज लास्ट डेट है, फ़ायदा उठा सकते हो। अब टेक्स्ट बुक जो ये पास है इसकी क्या विशेषता है, तो इसमें सारे एग्जाम्स को मॉक टेस्ट, चाहे आप एमपी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग, यूपीएससी, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो, 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। 1 वर्ष की वैलिडिटी में जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो। आज अंतिम डे है ऑफर का, जिसमें लोएस्ट प्राइस में डील चल रही है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए न्यू कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज। और यहाँ पर जो एग्जाम में इंटरफेस देखने को मिलता है उसी प्रकार से आपकी मॉक टेस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करो, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है उसको आप सुधार करो। अब हो सके आने वाले सेट में आपको अदर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जिनका ओड परमाणु क्रमांक है, यानी नाम से थोड़ा हटकर है, जैसे आप पूछ रहे हैं सिल्वर का परमाणु क्रमांक कोई SI वगैरह नहीं है। सिल्वर का परमाणु क्रमांक Ag है, अर्जेंटम इसे कहा जाता है। इसी प्रकार Sb है, एंटीमनी है, इसका परमाणु क्रमांक Sb है। एंटीमनी का क्या है? Sb है। टंगस्टन की बात करूँ तो वॉल्फ्राम W इसका हो जाएगा। टंगस्टन का जो सिंबल है वो W है, एंटीमनी का सिंबल है वो Sb है, सिल्वर का जो परमाणु सिंबल है वो Ag है। गोल्ड का क्या सिंबल है? गोल्ड का ओरम है तो Au सिंबल हो जाएगा। मरकरी का क्या है? Hg हो जाएगा, मरकरी का पूछा जाता है। लेड का सिंबल Pb है। इसी प्रकार टिन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, Sn हो जाएगा। पोटेशियम, नाम पोटेशियम है लेकिन ये लेटिन का कैलियम से बना हुआ है, इसका सिंबल K है। सोडियम का Na है, तो ये इंपॉर्टेंट जो ओड वाले एलिमेंट का सिंबल। बिना बुझे हुए चूना, जिसे इंग्लिश में क्विक लाइम बोलेंगे, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना है क्विक लाइम। और बुझा हुआ चूना आपको पूछ ले या फिर लाइम वाटर का पूछ ले, चूने का पानी पूछ ले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चूने का पानी पूछ ले, बुझा हुआ चूना पूछ ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। केवल और केवल पूछ ले चूना पत्थर, चूने के साथ में पत्थर, चूना पत्थर ऐड कर दे, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसे चौक भी कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का भी कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है। अन्य इंपॉर्टेंट आप बेसिक फॉर्मूले देखेंगे तो ये फॉर्मूले आने वाले शिफ्ट वाले कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर इनको याद कर लो। कौन सा? साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? NaCl। बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 जल के अणु। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सुहागा Na2B4O7 10H2O।
फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल्थराइज 24 H2O के अणु है। लाल दवा KMNO4, कास्टिक पोटास KOH है, शोरा KNO3, विरंजक चूर्ण इंपॉर्टेंट याद रखो CaOCl2, जिप्सम CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हेमीहाइड्रेट है, हाफ H2O है। नेक्स्ट यहाँ पर है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कौन सा है? तो जैव निम्नीकरण वे प्रदूषक जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा साधारण हानि रहित पदार्थों में विघटित किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, वो जैव निम्नीकरणीय, जिसमें आपके वाहित मल हो जाएगा, घरेलू अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, कागज है। और जब जैव निम्नीकरण की बात आती है तो वर्मी कंपोस्टिंग की बात आती है। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है? एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा केंचुए हैं वो कठोर संरचनाओं के साथ अपशिष्ट पदार्थ को खाद में परिवर्तित करते हैं। और गैर जैव निम्नीकरणीय जिसमें प्लास्टिक वगैरह आ जाते हैं, स्टील, भारी धातुएं हैं जिन्हें जो हानिकारक हो जाते हैं उनको विघटित नहीं कर सकते हैं सूक्ष्म जीवाणु। नेक्स्ट सवाल साइंस का है, नाखून और बाल किस प्रोटीन से बने होते हैं? नाखून और बाल हैं ये दोस्तों प्रोटीन है केराटिन। नाखून, बाल, पंख काफ़ी हद तक कठोर अघुलनशील प्रोटीन नाम है केराटिन से बने होते हैं। और जो मकड़ी के जाले हैं ना, इसका प्रमुख घटक क्या है? तो वो है फाइब्रोइन। स्वपोषी का उदाहरण आपको पूछा है। स्वपोषी में आपके पेड़ पौधे आते हैं। यदि पेड़ पौधे विकल्प में नहीं था, शैवाल एल्गी था, तो भी आप कर सकते हैं। एल्गी भी स्वपोषी है। पलवक है, कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया स्वपोषी नहीं है, कुछ बैक्टीरिया है ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी है, कुछ हेट्रोट्रॉफिक है, विषमपोषी है, जैसे साइनोबैक्टीरिया है और रोडोस्पिलिरम है, ये सभी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट सवाल साइंस का है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व कितना होता है? जल को सापेक्ष घनत्व पर काम लिया जाता है। जल का घनत्व 1 लगभग रहता है और उसके जैसे कि पृथ्वी का आपको घनत्व पूछे तो आप 5.5 कहेंगे, तो ये पृथ्वी का घनत्व है, जल के सापेक्ष इतना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको पता है शनि ग्रह का घनत्व है ना वो सबसे कम होता है, 0.7 है, मतलब ये जल से भी कम घनत्व है, तो ये जल पर तैरेगा। जिसका घनत्व जल पर कम होता है वो जल पर तैरता है, तो शनि ग्रह सबसे कम घनत्व का ग्रह है। तो यहाँ पर जल का घनत्व 1 होता है, 1 ग्राम पर ml। यदि जल का घनत्व आपको ऐसे यूनिट में पूछे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का ऐसा ही घनत्व है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बाकी 1 ग्राम पर ml है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल का घनत्व न्यूनतम और आयतन अधिकतम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होता है? अब उत्पादक होता है, ये आप एनसीईआरटी देखेंगे खाद्य श्रृंखला का, तो उत्पादक होता है पहली पोषी स्तर पर। उत्पादक में कौन से? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक में आपके पेड़ पौधे आ जाएंगे, पादप, पलवक, घास, वृक्ष है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब दूसरा पोषी स्तर पर कौन होगा? दूसरे पर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता है ये होते हैं दोस्तों शाकाहारी, मतलब डायरेक्टली उत्पादक, पेड़ पौधे खाएंगे वो शाकाहारी होंगे, जिसमें आपके टिड्डे हैं, गाय हैं, जंतु पलवक हैं, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता। ये द्वितीय पोषी स्तर और प्राथमिक उपभोक्ता, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे पोषी स्तर पर कौन आता है? जिसमें मांसाहारी, मतलब जो शाकाहारियों को खाएंगे वो है द्वितीय उपभोक्ता। थर्ड पोषण स्तर पर आते हैं जिसमें पक्षी है मांसाहारी, मछलियाँ, भेड़िया। और ह्यूमन आपको पूछ रहे मानव कौन से पोषी स्तर में? चतुर्थ पोषी स्तर, या फिर ये उच्च मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। चौथे पोषी स्तर में मनुष्य हैं, शेर हैं। नेक्स्ट सवाल है ऊष्मा के संचरण का पूछा है, ऊष्मा स्थानांतरण का सवाल था, तो हो सकता है सहवन का आप कमेंट सेक्शन में बताना एग्जैक्ट क्या सवाल था। एक होता है सहवन, एक होता है चालन, एक होता है विकिरण। अब आपको चालन देखने को मिलता है ठोस में, और सहवन है वो लिक्विड में देखने को मिलता है, और विकिरण है जैसे सूर्य का प्रकाश है, जलती हुई आग है, वो विकिरण के द्वारा आपके पास आता है ऊष्मा। तो ठोस में क्या होता है? एक कण से दूसरे कण में ऊष्मा है वो ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित इस प्रकार होगी पास में कंपन के द्वारा, वाइब्रेट के द्वारा। सेवन में है कण स्वयं है अपने स्थान परिवर्तित करता है, जैसे जल को आप गर्म करते हो ना, तो नीचे के आपको मिलेगा ठंडा जल और ऊपर मिलेगा गर्म जल, क्योंकि गर्म जैसे ही हो जाता है नीचे से वो ऊपर चला जाता है, खुद कण ऊपर जाते हैं, ऊपर ठंडा है भारी होकर, ठंडा तो नीचे ही आएगा, भारी कण तो नीचे आ जाएगा। अब जीके जीएस के देख लेते हैं। साइंस के यहाँ पर 8-9 सवाल ही मेरे हैं, 25 सवाल थे, तो काफ़ी कम सवाल साइंस के स्टूडेंट ने भेजे हैं। तो जिनका साइंस में था आप टेलीग्राम से जुड़कर अभी भी सवाल भेज सकते हो, मैं अपडेट कर दूंगा पीडीएफ फाइल में। सारा कुछ पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की एक साथ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। न्यू कैंडिडेट जरूर ज्वाइन कर लेना पीडीएफ फाइल के लिए। और बाकी साइंस के आप और सवाल भेजिएगा, आपका एग्जाम कब है टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, सवाल भेजने की वहाँ पर लिंक मिल जाती है ताकि और ज़्यादा रिव्यू जल्दी आ सके।
जीके देखेंगे, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ये महारत्न कंपनी है। टोटल भारत में अभी वर्तमान में 12 महारत्न कंपनी है। तो भेल का आपको पूछा है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 1956 में स्थापित है भेल। तो सभी 12 महारत्न कंपनी की मैं स्थापना आपको बता देता हूँ और कहाँ पर उनका मुख्यालय है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी की स्थापना 1975 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में, कहाँ पर है? उत्तराखंड देहरादून में है। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में। सेल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1954 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। भेल का 1956 में है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। आईयूसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है, 1959 में स्थापित है, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल है, 1974 में स्थापित, मुंबई में। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, 1975 में स्थापित है। गेल का गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 1984 में स्थापित है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1976 में स्थापित, मुंबई में इसका मुख्यालय है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, 1989 में स्थापित है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, 1986 में स्थापित है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर भी है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन 1969 में स्थापित है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 12वीं महारत्न कंपनी पूछ रहे हैं, तो 12वीं महारत्न कंपनी आरईसी है, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना 1969 में हुई है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 12वीं ये महारत्न कंपनी है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पंचायती राज अधिनियम सभी को पता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के जरिए मध्य प्रदेश में भी पंचायती राज अधिनियम 1993 एक्ट है। एक्ट का ईयर पूछे ना, मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट कौन सा है, तो वो एक्ट है 1993 का। और ये मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993 ये कब लागू हुआ? तो लागू 1994 में हुआ, ये ध्यान रखना। केवल एक्ट का पूछा तो आप 1993 करेंगे। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। सवाल है, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के जीके काफी यहाँ पर पूछे गए हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में है। और ये महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट 2006 के तहत है। इसको 15 अगस्त 2008 को विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश का जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मंडला में है। मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश का जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तानसेन का समाधि स्थल कहाँ पर है? तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। अकबर ने 1586 में बनाई है तानसेन की समाधि। चिन्नौर राइस को जीआई टैग दिया गया है, ये किस जिले से संबंधित है? तो चिन्नौर राइस है, इसको जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से संबंधित है। तो ये भी एमपी के सवाल कुछ लेटेस्ट आप देख पा रहे हो। द गेटवे टू साउथर्न इंडिया मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? दक्षिण द्वार, गेटवे टू साउथर्न इंडिया है, भारत का दक्षिणी द्वार है। बुरहानपुर जिला है मध्य प्रदेश का, उसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले को गेटवे टू साउथर्न इंडिया कहा जाता है? तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट सवाल, लालबाग पैलेस कहाँ पर? ये भी एमपी जीके की, तो एमपी जीके के आप काफी सवाल देख पा रहे हो यहाँ पर। इंदौर मध्य प्रदेश में लालबाग पैलेस है, इंदौर में है, होलकर राजवंश के तहत निर्मित है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार कितने परसेंटेज को एनीमिया है? तो एनीमिया से संबंधित है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का सवाल था ये। तो ये सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है, प्रीवियस रिपोर्ट की तुलना करें 2015-16 में रिपोर्ट में 98.6% की तुलना में कम से कम 67% बच्चों में एनीमिया है। 66% जिनकी आयु बच्चों में 6 से 59 महीने हैं उनमें एनीमिया पाया गया है। इस रिपोर्ट जो NFHS 5 रिपोर्ट 2019 से 21 है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों, किशोर लड़कियों और लड़कों और गर्भवती महिलाओं सहित सभी जनसंख्या समूहों में, वयस्कों में बात करें तो 57% महिलाओं और 25% पुरुषों में को एनीमिया है, महिलाओं को ज़्यादा है। और महिलाओं में इसका प्रचलन आप देखेंगे 2019-21 में 57% है, पुरुषों में पहले 23 था, अभी हो गया 25%। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई को शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठपुर से। वैसे इस क्रांति का जो तात्कालिक कारण है वो एनफील्ड राइफल है, उस समय बगावत हो गई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च को, उससे पहले ही 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे, तो मंगल पांडे की ये जरूर याद रखना कौन सी सेना है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने इसकी बगावत से शुरू हो चुकी थी। इसका तात्कालिक कारण उस समय एनफील्ड राइफल का आविष्कार हुआ, जिसमें कारतूसों को गाय एवं सुअर की चर्बी द्वारा चिकना बनाया जाता था। सैनिकों को मुंह से इसकी टोपी को काटना पड़ता था, तो कारतूस मुंह में डाले जाते थे, तो उनका विरोध किया मंगल पांडे ने। क्या किया, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया।
ये है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। 10 मई 1857 के 1 नवंबर 1858 तक चला है इसका कार्यकाल। जो पूछ लें इनका कब तक ये 1857 की क्रांति का काल रहा है। और शुरुआत 10 मई 1857 को संध्या को मेरठ में हुई थी, इसलिए 10 मई को क्रांति दिवस के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति, मेरठ में क्रांति आरंभ करने का श्रेय धन सिंह गुर्जर को जाता है। 1857 की क्रांति में नेतृत्व अलग अलग जगहों पर किसने किया, जैसे लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहेब ने, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, पटना से पीर अली, बैरकपुर से मंगल पांडे, जगदीशपुर बिहार से बाबू कुंवर सिंह, मेरठ से कदम सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से किया है, बरेली से खान बहादुर ने। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं यहाँ पर, सूर्यपुरा शिव मंदिर, एग्जैक्ट सवाल थोड़ा नहीं मिला है। एक शिव मंदिर से सवाल पूछा गया था, किस सदी में बनाया गया है, आपको पता है, जिनका एग्जाम था कमेंट करके बताना। राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति शासन है वो 6 महीने तक जारी रह सकता है, लेकिन इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य पर लागू हो सकता है। एक बार राष्ट्रपति शासन लगने के 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना है ना, वो आवश्यक होता है, ये भी ध्यान रखना। 2 माह के भीतर अनुमति मिलेगी संसद से, उसके बाद 6 महीने की गैप में 3 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है, उस केस में राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो सकता है। भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में पंजाब में लगाया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 की बात है, उस समय अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, प्रस्ताव पारित करके। तो प्रथम पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में रखी गई थी। अब और आप कांग्रेस के इंपोर्टेंट अधिवेशन देखेंगे जिनकी अध्यक्षता कब किसने की है। जैसे 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी पाकिस्तान कराची में हुआ था। आपको पूछ ले, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, वो कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं? 1923 का जो दिल्ली विशेष अधिवेशन और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में। महात्मा गांधी जी एकमात्र 1924 का अधिवेशन बेलगाम में हुए, उसमें अध्यक्षता की है। नेहरू जी ने 1929 लाहौर और 1937 फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन की। एनी बेसेंट ने 1917 कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी 1986 और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन है। प्रथम अधिवेशन 1885 को हुआ था और इसमें बम्बई में हुआ था। 72 सदस्य ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? मध्य प्रदेश का पूछा है एक्चुअल में यहाँ पर जिला। मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं बुंदेलखंड में। 6 कौन से? दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, ये 6 जिले आते हैं मध्य प्रदेश के। ध्यान रखना, इसमें से एक था जो नहीं था, वही करेक्ट करना था। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। नेक्स्ट सवाल है, कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताओ जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है। तो कंबोडिया में मंदिर है आंकोर वाट। आंकोर वाट मंदिर हिंदू मंदिर है कंबोडिया देश में, जहाँ पर रामायण और महाभारत को चित्रित किया गया है। ये भगवान विष्णु जी को समर्पित मंदिर है, जिसका प्राचीन नाम है यशोधरपुर। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 से 53 ईस्वी के मध्य कराया था। शुरुआत सूर्यवर्मन द्वितीय ने की है, कंप्लीट जयवर्मन 7 के द्वारा की गई है। ये आर्किटेक्चरल स्टाइल किस वास्तु से आपकी शैली में बना हुआ है? तो खैमर शैली है, जो कि अंकोर वाट स्टाइल में ये निर्मित है। चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ज्योग्राफी का सवाल। चक्रवात के केंद्र को आई आँख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आई कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। 4 अक्टूबर 2009 को बनाया गया है, मनमोहन सिंह उस समय। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ये गंगा डॉल्फिन। अन्य आप प्रतीक देखेंगे भारत के, जैसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राज्य चिन्ह है वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें आपको अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ मिलेगा और सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ। राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय धरोहर पशु भारतीय हाथी है, ये धरोहर पशु है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान है जनगण मन। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय सब्जी क्या है? पंपकिन कद्दू है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट सवाल, भारत के 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। ये एमपी से बिलोंग करते हैं। एमपी के किस जिले से ये बिलोंग करते हैं? तो इनका जन्म भोपाल से हुआ है। भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे हैं शंकर दयाल शर्मा। अंतिम सवाल देखेंगे आप, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस 5वें वर्ष में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सी 5th ईयर प्लान में?
पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 7 के मध्य है इसमें। तो यहाँ पर आपने जीके के 25 में से मैक्सिमम 19 सवाल है, बाकी साइंस के हैं 8-9 सवाल जो मेरे हैं वो बता दिए हैं। और जो सवाल आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी टेलीग्राम पर भी भेज सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना ताकि वहाँ पर ऑल शिफ्ट की आपको PDF मिल सके। आपका जब भी एग्जाम हो वहाँ पर आप रिव्यू भी भेज सकते हो। और जो भी कैंडिडेट आज एग्जाम दिया कमेंट सेक्शन में बताना कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि आपको स्क्रीन पर स्कोर शो हो जाता है जैसे एग्जाम खत्म होता है। और बाकी तो जो कैंडिडेट न्यू है टेक्स्ट बुक सीरीज जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो, आज अंतिम डेट है, ऑफर का फायदा उठा सकते हो TTG के कूपन कोड यूज़ करते हुए, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।